हेलो एंड वेलकम बैक टू वाइज वंस। आज हमारे साथ हैं प्रदीप चिराग जी। यहाँ पे स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ही फेमस है। सो इसमें 200 रुपए की कॉफी बेचना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? तो ऐसा तो नहीं है कि 20 वाली चाय हमें रिप्लेस करनी है, हमें 200 वाले कस्टमर अलग बनाने हैं। कॉफी में कितना प्रॉफिट होता है? आसपास कैफे खुलने से पूरी मार्केट को फायदा होता है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मेरे बगल में एक और कुछ आउटलेट खुलेगा तो मेरी सेल डाउन हो जाएगी। ठीक है, आज कोई मतलब अगर कैफे खोलना चाहता है तो उसका क्या बजट होना चाहिए? हेलो एंड वेलकम बैक टू वाइज वंस। आज हमारे साथ हैं प्रदीप चिराग, जिन्हें आप सोशल मीडिया पे गुमटिया वाले भैया के नाम से जानते होंगे। ये गुमटिया कैफे और ब्रंचों के फाउंडर हैं। सोशल मीडिया पे ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, कैफे बिजनेस से रिलेटेड काफी कंटेंट डालते हैं। लखनऊ टुंडे कबाबी, बास्केट चाट और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। बट पिछले कुछ सालों में कैफे बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। इस एपिसोड में हमने बात की है कैफे बिजनेस की, उसकी रियलिटी की, उसके प्रॉफिट की, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी चाहिए। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चीजों को सीखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो जरूर कर लें। लखनऊ जाना जाता है स्ट्रीट फूड के लिए। यहाँ पे स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ही फेमस है। इसमें 200 रुपए की कॉफी बेचना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? नहीं, देखो 20 वाली चाय आज भी बिक रही है और ये हमेशा बिकेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि 20 वाली चाय हमें रिप्लेस करनी है, हमें 200 वाले कस्टमर अलग बनाने हैं जो कि हमें अपने आप मिल जाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि आजकल स्ट्रीट फूड के साथ साथ कैफे कल्चर भी लखनऊ में बहुत तेजी से बढ़ा है। इंस्पायर दिल्ली और बेंगलोर से हुआ है, बट लखनऊ में फिलहाल कैफे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तुमने पिछले 5-6 साल में नोटिस भी किया होगा, बहुत बुरी तरह आफ्टर कोविड बहुत तेजी से कैफेज बढ़े हैं। तो वो डिसीजन सोचना कि कैफे खोलना है वो कोई गलत डिसीजन नहीं होगा अगर लखनऊ में अभी भी कोई प्लान करना है। कैफे बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल है जितना सोशल मीडिया पे दिखता है? प्रॉफिटेबल मतलब जो लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट रहता है। आदमी को लगता है कि भाई ये 200 की कॉफी है, ये 150 में 150 रुपए में इसको बच रहा होगा। वो गलत पर्सपेक्टिव है। बचत इतनी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत हैं। बिजली का बिल, एसी, 50 चीजें हैं जो अदर एक्सपेंसेस जो उस कॉफी को बनने में दिखते नहीं है बट जनरली आ जाते हैं। ओके, फूड बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? मतलब लेट से 200 रुपए की कॉफी है। 20% मैक्सिमम जो ले आए वो बहुत बड़ी बात है। 20 से 22% तक जा पाता है, लेकिन प्रोडक्ट मार्जिन में देखो, जैसे फूड कॉस्ट अगर चाहो तो वो 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मीन्स अगर कोई 100 रुपए की चीज है और उसमें आपकी लागत 40 तक पहुंच गई है या उसके ऊपर जा रही है तो फिर वो लॉस मेकिंग हो जाएगा। 40 के नीचे ही रखना है उसको। उसमें से मतलब 100 रुपए की चीज अगर 40 रुपए का आपकी कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आ जा रही है। हाँ, तो 60 में आपको सब कुछ निकालना है, रेंट सब, और प्रॉफिट मार्जिन भी लेना है। उसमें मतलब प्रॉफिट मार्जिन निकालना कम हो जाए, मतलब काफी मुश्किल हो जाएगा अगर उसके पहुंच जाएगा, उसके ऊपर जाता है तो। सेम चीज रेंटल के साथ भी है। लोग ना रेंट पे ले लेते हैं जोश जोश में कि ये बहुत बढ़िया मार्केट दिख रही है यहाँ पे कि अनाप शनाप रेंट है, तब भी ले लो चली जाएगा। बट सपोज करो अगर 3 लाख रुपए रेंट है और सिर्फ 5 लाख 6 लाख सेल है, 8 लाख 10 लाख भी है, तब भी लॉस है। तो रेंट को भी थोड़ा ऐसे ही कैलकुलेट करके चलना चाहिए। जैसे 10 लाख सेल है तो 1 लाख से ऊपर रेंट ना हो। ओके, मतलब 10 लाख की आप एस्टिमेटेड सेल प्रोजेक्ट कर रहे हो इनिशियली, तो आप ये सोच के चलो कि 1 लाख से ऊपर रेंटल ना ही हो, क्योंकि वो ग्रेजुअली बढ़ेगा भी रेंट। आपकी सेल में भी बढ़े ना बढ़े वो तो आपके ऊपर है, बट रेंट बढ़ता जाएगा, तो इसलिए चीज इनिशियली सोचनी चाहिए। एक कप कॉफी में कितना प्रॉफिट होता है? लाइक 100 रुपए की 200 रुपए की एक कॉफी है, उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखो ये बहुत ज्यादा फिक्स तो ना बताऊं तो बेटर रहेगा, लेकिन मान के चलो 20-50 रुपए तक की कॉस्टिंग आती है, रॉ कॉस्टिंग। दूध, कॉफी और जितनी भी प्रोडक्ट सिरप वगैरह अगर यूज करते हैं तो, अगर क्योंकि बीन्स की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, तो मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बता सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 50 रुपए जाती है अगर 100% अरेबिका बीन्स यूज कर रहा है, तब भी उससे ऊपर नहीं जाएगी। बट इसको भूल जाओ तो 150 रुपए में हमारा मशीन की एएमसी होती है, मेंटेनेंस होता है, बिजली होती है, बारिस्ता की कॉस्ट होती है, सैलरी होती है। ये सब जोड़ोगे तो मार्जिन 15-20% ही रह जाता है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता। लखनऊ में भी कैफे कल्चर अभी काफी खुल रहा है, काफी मतलब फेमस हो रहा है, काफी सारे नए नए कैफे भी खुल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मार्केट सेचुरेट हो गई है या अभी भी अपॉर्चुनिटी है? नहीं, अभी है, अभी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। ओके। क्योंकि वृंदावन योजना जैसे एरिया है जहाँ पे हमारा कैफे है,
7 साल पहले वहाँ कोई कैफे नहीं था। एक फ्रेंड्स कैफे करके होता था मेन रोड पे डेंटल के पास, बस वही एक कैफे था। उसके अलावा हमने जब खोला था तब हमें लगा था कि यहाँ तो पता नहीं चलेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसी जगह है ये। बट वो शुरुआत ही हमने ही किया वहाँ पे ना, तुमने तो देखा ही है शुरू से। तो अब वहाँ पे अभी भी बहुत पोटेंशियल है। वहाँ पे तुम 5 कैफे नहीं गिना सकते उस पूरे, मतलब सोच के भी देखोगे तो 5 कैफे नहीं है। आपके बगल में ही एक कैफे खुला है, तो उसके ना रहने से और उसके बाद आ जाने से कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके कैफे पे? आसपास कैफे खुलने से पूरी मार्केट को फायदा होता है। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि मेरे बगल में एक और कुछ आउटलेट खुलेगा तो मेरी सेल डाउन हो जाएगी। अल्टीमेटली तुम ऐसी मार्केट में जाना प्रेफर करोगे एज अ कस्टमर जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हो, वहां नहीं जहाँ एक आइसोलेटेड एक अकेला कैफे है। मतलब ऐसा ना हो, अगर या तो बहुत ही खतरनाक कुछ बेच रहा है तो जाएगा बंदा, बट जनरली आप मार्केट जाते हो, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे नहीं जाते हो। तो मार्केट, अगर आपका कैफे ऐसी जगह हो जाता है जहाँ पे और कैफेज खुल रहे हैं तो उन सबकी सेल बढ़ेगी और दूसरी जगहों का क्राउड भी वहीं अट्रैक्ट होगा। जैसे आशियाना को देख लो, आशियाना शायद सैचुरेट हो गया है, तो वहाँ जगह ही नहीं बची है, लेकिन फिर भी लोग वहीं जाते हैं ज्यादा अभी भी। अगर हमारे साइड के लोग देखोगे तो आशियाना ज्यादा जाते हैं। तो ये गलत सोचना है मतलब। ओके, एक चीज, बहुत सारे लोग अभी कैफे खोल रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और लोकेशन? मतलब इसमें मान के चलो लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है। लोकेशन तो टिंडर प्रोफाइल समझ लो उसको, और प्रोडक्ट को फिर अपनी मैरिज समझ लो एक तरीके से। मतलब उससे आ तो जाएगा बंदा, बट अगर अच्छा लगा तो रिपीट चाहिए ना तुम्हें। फर्स्ट विजिट कभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कस्टमर सेकंड टाइम आ रहा है तो समझ लो तुमने कुछ बिल्ड किया है, क्योंकि फर्स्ट विजिट तो इंस्टाग्राम से आ जाएगी, सेकंड विजिट के लिए प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए। आप कैफे अभी काफी सालों से चला रहे हो, तो सबसे मुश्किल अभी तक आपको क्या समझ में है? स्टाफ मैनेज करना है या फिर कस्टमर मैनेज करना? व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग? स्टाफ मैनेज करना टफ लगता है वैसे, लेकिन मैनेज हो जाता है अब तो। एक्सपीरियंस इसमें, मतलब पहली चीज तो पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि स्टाफ को आप वैसे ट्रीट करोगे एज अ लेबर तो उसको रिटेंशन रखना बहुत मुश्किल है। बट उसको एज अ फैमिली फील करा दो, मतलब वो भी मान के चले कि हाँ मैं भी कुछ बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ, मतलब मेरी कुछ वैल्यू है। वैल्यू जब तक दोगे तो स्टाफ आपका ना तो आपको छोड़ के जाएगा। और हमारे स्टाफ जो है लगभग 5-5 साल से सेम आउटलेट पर काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा टफ होता है जनरली, बट मेरे लिए इतना नहीं रहा ये। कैफे बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट आपको कहाँ लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा वेस्ट होता है? फूड वेस्टेज में ही सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है अगर ध्यान न दिया जाए, लेकिन ओवरऑल भी फूड वेस्टेज ही है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए ना किसी अच्छे आउटलेट में जाओ, मतलब जो वहाँ के अच्छे मैनेजर होगा वो सीधे डस्टबिन पे सबसे ज़्यादा नजर रखता है कि मैं क्या ऐसी चीज़ है जो मेरी, अब डेली की सपोज करो एक ब्रेड पैकेट भी बर्बाद हो रही है ना, तो वो एक साल में लगभग 2 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाती है। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। तो एक ब्रेड पैकेट डेली बर्बाद होना एक साल में 2 लाख बना दे रहा है। इमेजिन करो कि कितनी बड़ी फूड वेस्टेज है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। अच्छा, स्विगी जोमेटो का भी कल्चर है, सो इससे क्या मतलब आपको ये प्रॉफिटेबल लगता है कि इसके साथ मर्ज होना है, या फिर ये होता है कि प्रॉफिट ही मर जाता है इसके साथ? इसमें सबके मिक्स रिव्यूज आते हैं, बट मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ जो मैं देखता हूँ इसको। जैसे हमारा आउटलेट है, हम लोगों ने उसमें 60 लोगों की कैपेसिटी बैठने की, तो मेरा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मेरे पास ये टेबल्स फुल होनी चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन क्यों इंपॉर्टेंट लगता है? ऑनलाइन में हम मार्जिन बहुत कम बचता है। मान के चलो 30% वो ले जाते हैं, फिर 15-20% एड्स का जाता है, तो अराउंड 50% प्लस चला जाता है। तो आप इस तरह की कॉस्टिंग में बेच सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज फिर भी हम लोग अपने आउटलेट को लाइव इसलिए रखते हैं क्योंकि उससे मार्केट में विजिबिलिटी आ रही है। क्योंकि सबके पास जोमेटो है, सबके पास गुमटी का एड्रेस नहीं है, बट जोमेटो पे तो एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे सारे आउटलेट्स हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी मिल रही है। उस विजिबिलिटी, हमारा अप्रोच ये रहता है एक बार वहां से ऑर्डर करें, अगली बार कैफे आए। सो एक चीज की, लाइक आपने बताया कि एड्स भी चलाने पड़ते हैं जोमेटो एंड स्विगी पे, तो उसकी क्या कॉस्टिंग आ जाती है मंथली एड्स की? अब तो जोमेटो ने थोड़ा सा नया मॉडल लाया है, बट पहले इस तरीके से रहता था। वो उनका कहना था कि आप 6000 एड इम्प्रेशंस होते हैं, मतलब उससे फिक्स सेल नहीं आएगी, बट आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी ऑन द, पीपल कैन सी यू मोर ऑन द प्लेटफॉर्म्स। ये होगा। तो इससे आपकी रीच बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कार्ट टू ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उस, मतलब मैं मान के चलता हूँ जैसे 1 लाख की सेल है तो आदमी 10,000 तक स्पेंड कर देता है एड्स में, और जिसकी 4 लाख है वो 50,000 तक भी करता है। डिपेंड करता है आप कितना बर्न करना चाह रहे हो कैश, बट जनरली जिसकी फिक्स डाइनिंग अच्छी है वो अवॉइड करेगा इस चीज को, जैसे कि हम अवॉइड करते हैं, हम एड्स नहीं रन करते हैं।
लखनऊ में ये भी होता है कि जितने कैफे खुल रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द बंद भी हो जाते हैं, तो क्या लगता है मेजर रीजन क्या होता है? इंस्टाग्राम पे देख के कैफे खोलने का सोचना कि हाँ ओके। मुझे भी ऐसा खोलना है, ये वाला अप्रोच बहुत गलत है। ओके। थोड़ा सा पहले से या तो उस इंडस्ट्री में काम किया हो, हम्म। या फिर मतलब डेडिकेटेड हो बंदा, मतलब सिर्फ ऐसा ही पैशन ना हो फेक, मतलब होता नहीं है, क्योंकि फिर पेशेंस नहीं रहेगा। कुछ बंदा करना है तो सोचेगा खुद। जैसे ही मैंने खोल दिया कल से कस्टमर आएंगे। इसमें चाहिए बहुत खतरनाक लेवल का पेशेंस। 3-6 महीने की आपको इन्वेंट्री सेव रखनी होगी, मॉनिटरी, 6 महीने तक रेंटल, क्योंकि खुलते ही कैसे आ जाएगा कस्टमर। और दूसरा, लोग एक्सपेंडिचर पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं रखते कि कहाँ मार्केटिंग करनी है। अब 30 लाख रुपए कैफे में लगा दिए, बट मार्केटिंग पे एक पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो ये भी बेवकूफ़ी हो जाती है कई बार। आप कैसे करते हो मार्केटिंग? वैसे हमारा तो अब 7 साल हो गया, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रिटेन कर गया है। बट जनरली हम सोशल मीडिया पे भी करते हैं। और शुरुआत में जब नीड थी तो पैम्पलेट्स वगैरह भी बांटे थे, हम खुद डेंटल पे डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, न्यूज़पेपर सारी जितनी मार्केट, एक फिक्स बजट ले लेते हैं कि इतना हमें खर्च करना है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग सेक्शन में। जैसे पेड कोलैबोरेशंस हो गई किसी फूड ब्लॉगर से, या बार्टर सिस्टम में हो गया, थोड़ा बहुत पुश एड्स चला दिए, ये सारी चीजें। एड्स किस प्लेटफॉर्म पे चलाते हो आप? इंस्टाग्राम पे। ओके। अगर आज किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो उसे कैफे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या क्या प्रोजेक्शन है आपकी तरफ से? देखो, मेरे पास होगा तो मैं तो खोलूंगा, क्योंकि मुझे तो अपना इन्वेंट्री ऑलरेडी पता है। एक सेंट्रलाइज किचन है, आराम से मैनेज हो जाएगा। जनरली किसी नए बंदे को खोलना तब चाहिए जो जेन्युइनली खोलना चाहता है, खोल सकता है मतलब। बट एक बहुत बड़ा कैफे 10 लाख में नहीं खुलेगा। एक अच्छा कियोस्क खुल सकता है 10 लाख में। जैसे हमारे गुमटी मिनी करके आउटलेट है, वो कियोस्क फॉर्म में है। वहाँ पे 7-8 लोगों की सिटिंग है और एक सेटअप है, मतलब मान के चलो। आपने उसका ब्रंचो कुछ नाम दिया था ना वो आपने? अलग है, वो तीसरा है। ओके। ब्रंच.को है, गुमटी मिनी है दूसरा आउटलेट है। वो सौभाग्य में, एल्डिको सौभाग्य में है। तो गुमटी मिनी में क्या है, क्या क्या? गुमटी मिनी में जनरली जैसे नहीं, सेम मेन्यू है, सब कुछ सेम है। हमारा एक किचन है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों आउटलेट पे। तो शाम तक जो सेल होती होती है। बस वहाँ पे एक ये है ड्रॉबैक कि वहाँ सिटिंग कम है, और सिटिंग की हमें वहाँ नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ 900 फ्लैट्स हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो टेक अवे जाते हैं। ओके। इसीलिए बोल रहा हूँ 10 लाख अगर इन्वेस्टमेंट है तो टेक अवे और कियोस्क बेटर ऑप्शन है, क्योंकि 10 लाख में एक बड़ा कैफे खुलना इस समय पॉसिबल नहीं है। क्या अभी आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं या फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? फ्यूचर में कर सकते हैं। अभी क्योंकि उसमें बहुत चीजें लगती हैं, मतलब अभी मैं फ्रेंचाइजी दे दूं और मैं फिर वहाँ पे मैनेज ना कर पाऊँ, क्वालिटी क्योंकि मेंटेनेंस। क्योंकि फ्रेंचाइजी का सिंपल है। अब मैकडी को देख लो, चाहे विदेश में खा लो चाहे यहाँ खा लो, सेम टेस्ट मिलता है। वो कंसिस्टेंसी देने के लिए आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए। अब उस लेवल के सिस्टम जब सेट हो जाएंगे तब हम फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं, अभी फिलहाल इसीलिए नहीं गए। ठीक है। अगर मान लो अगर प्लान करते हो आप, तो किस तरीके के पार्टनरशिप आप देखोगे? कोई इंटरेस्टेड हो, आपके साथ काम करना चाहता हो गुमटी कई लोग करने? मुझसे बोलते हैं कि साइलेंट पार्टनर बन जाते हैं, आप बस पैसा लगा देते हैं, तुम देख लेना। फिर मैंने कहा ये फिर फ्रेंचाइजी नहीं हुई ना, फिर अल्टीमेटली मुझे ही देखना है। कोई बंदा जो फ्रेंचाइजी अगर लेना भी चाहता है, वो इंटरेस्टेड हो उस काम में, वो ये ना सोचे कि मैं पैसा लगाऊं। उसके लिए स्टॉक मार्केट है, पैसा लगाना है तो वहां पे 12% रिटर्न इजीली मिल जाता है। इसमें अगर लगाना है तो इसमें खुद की इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर भी ये सोचे कि मैं किसी और को दे दूं, तो फायदा क्या हुआ ना उस फ्रेंचाइजी लेने का। आप मतलब आपके तरफ से ये रहेगा कि वो इंसान भी इन्वॉल्व रहे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि फूड बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 दिन ओनर इन्वॉल्व नहीं है, या अगर मैनेजर ही है, तो वहाँ जैसे मैकडी वगैरह में सिस्टम्स इतने ज्यादा सेट हैं, वहाँ फूड वेस्टेज पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ना ही हो किसी तरह। तो उसके लिए ओनर की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंचाइजी तो अब वो बंदा अकेला ही मैनेज करेगा, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। आज कोई मतलब अगर कैफे खोलना चाहता है तो उसका क्या बजट होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट 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 आप लोकेशन क्लाउड एग्जाम? किचन खोलना है तो कुछ बजट ही नहीं चाहिए, बस घर में ही खोल लो। आजकल तो क्लाउड किचन में कैफे 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 में मिनिमम 10 लाख तो लगेगा, अगर छोटा कैफे खोलना चाहता है। और बाकी डिपेंड करता है अगर कितने बड़ा सेटअप में। जैसे हमारा गुमटी कैफे है, वो 3,000 स्क्वायर फीट में है, वहाँ कैफे प्लस बैंक्वेट दोनों है। तो उस तरीके के सेटअप में 40 लाख तक लग जाएगा इस समय। और अगर सिर्फ छोटा कैफे खोलना है तो 10 लाख में भी खुल जाएगा। और लोकेशन अगर प्राइम हो तो इट कैन गो प्राइम होगी तो नहीं, देखो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेंगी, मतलब लकड़ी वही वेट आनी है, मतलब इंटीरियर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है। हाँ, रेंटल बहुत वेरी करेगा, और रेंटल के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये बहुत वेरी कर जाता है जगह टू जगह, मतलब जो भी लोकेशन है। अब एग्जांपल पे जैसे यहाँ पे अभी फिनिक्स प्लासियो के पीछे एक सेटअप बन रहा है, वहाँ पे रेंटल 90,000 तक है, छोटी सी 200 स्क्वायर फीट
की दुकान का, वो मैं देखने गया था अपने एक्सटेंशन के लिए, बट वो मुझे बहुत ज्यादा लगा, 90,000। 200 स्क्वायर फीट मतलब इतना ही होगा लमसम, ओके। इससे कम ही होगा। कोई कैफे बिजनेस करना चाहता है, खोलना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या आप कुछ कुछ इनिशियल चीजें हैं जो आप बोलोगे कि भाई ये तुम मिस नहीं करना, ये कम से कम सीख लेना, जान लेना, समझ लेना इस इंडस्ट्री के बारे में, देन यू इसमें मतलब अपने कदम बढ़ाना। पहली चीज तो पेशेंस ही है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदा सोचता है खोल लिया, खोलने के बाद वो मैंने ऐसे एग्जांपल देख रखे हैं जो 20 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाए खोलने के बाद। सोचो 6-7 लाख रुपए लगाया किसी ने, वो 20 दिन बाद सबको रीसेल कर रहा है आधे से भी कम दाम में। तो इस लेवल के पेशेंस होता है यंग मतलब बच्चों, मैंने कईयों में देखा है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। दूसरी चीज, आप सेटअप जो डाल रहे हो, सेटअप के साथ सपोज करते हैं आपने 10 लाख का सेटअप डाला, सब कुछ हो गया आपका, सब डन, 3 लाख 4 लाख रुपए रिजर्व मनी होना चाहिए उसके बाद भी। अगर ये रिजर्व मनी नहीं होगा ना, तो साइकोलॉजिकली सोचोगे तो जैसे ही मेरा पहला महीना खत्म होगा, मुझे टेंशन नहीं होगी कि मेरे किचन में क्या हो रहा है, ये टेंशन होगी रेंट कहाँ से आएगा। वो टेंशन जब होगी तो तुम इस किचन को मैनेज नहीं कर पाओगे, यहाँ तुम लैग कर जाओगे अल्टीमेटली। तुम एकदम फ्री हैंड किचन में स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए, मतलब फ्री हैंड सोचने के लिए तुम्हारे पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है। ये 2 चीज बहुत मस्ट है, एक तो पैसा और दूसरा ये पेशेंस बहुत ज्यादा। इनिशियली मैंने भी गलती की थी, जैसे हमने जब कैफे खोला था तो मुझे खुद बैकग्राउंड नॉलेज नहीं थी इस लाइन की, तो हमने इनिशियली बहुत लॉस उठाया था पहले 3-4 महीने में, आइडिया ही नहीं था कि कैसे क्या है। तो जब अब कोई बंदा घुसा, खुद ठोकर तो खा ली, तो बाकी लोगों के लिए जो हो सकता है वो पहले 6 महीने या तो इस लाइन में काम कर ले, कोई भी भाई बंधु के वहां, क्योंकि तुम 2 लाख रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि 10,000 रुपए की सैलरी में सीख लो। सैलरी एक तरीके से वो इंटर्नशिप समझो उसको काम मत समझ के करो, तो फिर उसका बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलता है। इसके लिए तो कोई डिग्री की जरूरत है नहीं, आपको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए कि सेल्स है और कैसे। कैफे में यार अगर एड ऑन है, अगर तुम्हारे पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो उससे तुम्हें कहीं ना कहीं तुम वैल्यू ऐड कर दोगे, बट एक्सपीरियंस अल्टीमेटली रह जाएगा, मतलब बाद में एक्सपीरियंस ही काम आने वाला है। अगर तुम ये कंपेयर करो कि डिग्री और नॉन डिग्री वाले बंदे में, तो हाँ ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करेगा, बट डिग्री होना जनरली कैफे में, अब हम लोगों के आउटलेट में जितना स्टाफ काम करता है किसी के पास डिग्री नहीं है, बट जो बरिस्ता है वो बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, उसकी कॉफी की तारीफ होती है, वो प्रैक्टिस से आया उसको, तो स्किल लास्ट करती है लंबे समय तक। ओके, मतलब डिग्री कैन ऐड वैल्यू ऐड कर सकती है, वैल्यू ऐड कर सकता है कुछ आपको अलग तरीके के। अच्छी जगह पे प्रमोशन के लिए डिग्री काम आ जाती है, क्योंकि स्किल तुम पहले दिन स्किल नहीं देख सकते हो। मेरे को पहली बार कोई मिलने आएगा तो मैं कैसे जानूंगा इसने कुछ किया है, तो एक ब्रेक थ्रू देने के लिए डिग्री काम आती है, किसी भी चैनल में घुसने के लिए। ओके, आपको एंटरप्रेन्योरशिप ने कैसे बदला, आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया जब से आपने कैफे स्टार्ट किया, उसके पहले जो आप थे और स्टार्ट करने के इतने सालों बाद अभी आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए? एक तो पेशेंस ऐड हुआ है बहुत ज्यादा, मेरे अंदर पहले कम था लेकिन खुलने के बाद आ गया। दूसरा, बीइंग अ कस्टमर काइंड होना आ गया मुझे, क्योंकि जो नहीं होते जनरली कस्टमर, उससे पता चलता है कितना रूड जाता है ये। तो मैं किसी आउटलेट में जाता हूँ तो मैं बहुत काइंड रहता हूँ, कुछ ऑर्डर 20 की 25 मिनट हो गया तो मैं समझ सकता हूँ क्यों हो रहा है। तो हॉस्पिटैलिटी के तरफ जो एक एंगल था ना, वो पूरी तरह बदल गया मेरे माइंड। लोग कहीं जाते हैं, कहीं लेट हो गया तो रूड बात कर लिए, वेटर से बदतमीजी करते हैं, जबकि वेटर तो इन्वॉल्व ही नहीं है उसको बनाने में। तो हम थोड़ा सा बदतमीजी पे उतर आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करता, अब ये चेंज आया मेरे अंदर, पहले हम भी कर देते थे, अब मुझे उस साइड की स्टोरी भी पता है, तो ये चीज नहीं होती। अभी क्या इम्पोर्टेंट अभी आपकी लाइफ में क्या है, पैसा, मोर आउटलेट या फिर फ्रीडम? देखो पैसा ही है, पैसे के बाद ही फ्रीडम आती है, तो वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि फ्रीडम से बिल तो भरने नहीं है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद प्राइमरी फोकस पैसा है, फ्रीडम और तो लेकिन एक चीज और है, पैसा जब आ जाता है ना, तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फ्रीडम की तरफ बढ़ जाते हो, क्योंकि आप टाइम मैनेज इजी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे दिल्ली जाना है, तो मेरे पास फ्लाइट ऑप्शन तब होगा जब मेरे पास पैसा होगा, वरना मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो मेरे पास टाइम नहीं है ना, बट पैसा होने से मैंने अपना टाइम बचा लिया ना, तो फ्रीडम आ गई ना अपने आप। पैसा ही फ्रीडम देगा, ये फैक्ट है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप आज फिर से 21 साल के होते और फिर से आपको बिजनेस फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता तो क्या 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 शुरू करते? मैं इसी लाइन में जाता, क्योंकि कॉलेज टाइम पे भी मेरा यही था, बस हाँ सारी गलतियों को सुधार के जाता, इसी लाइन में जाता, क्योंकि इसमें मुझे अभी भी मजा आ रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात ही होती है ना इस लाइन में, जिसको इंटरेस्ट है उसको क्या मजा आता है इस लाइन में, कि आप डेली 200 नए लोगों से मिल रहे होते हो,
एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जब अब मैं अलग अलग एक्सपीरियंस देखते हैं कैफे में, तो आप देखो ना कि आप सामने टेबल पे 4 लोग बैठे हो, खुश होकर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, तो ये एक्सपीरियंसेस के साथ आप मेमोरीज सेल कर रहे हो एक तरीके से, तो वो आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है। ओके। तो मुझे यही काम मैं करता, बट कम गलतियों के साथ। कभी ये फीलिंग आती है कि लोग कॉफी पीने या कैफे में प्रोडक्ट जो है वो लेने कम आते हैं और फोटो ज्यादा खिंचाते हैं? हाँ, इनिशियली लगता था, लेकिन ठीक है, बैलेंस हो जाता है, क्योंकि स्कूल किड्स आते थे ऐसा। बट उस समय मैंने फिर कोशिश किया कि प्राइसिंग इस तरह की रखी जाए कि वो जो तुम एग्जांपल नहीं दे रहे थे कि 20 रुपए की चाय और 200 रुपए की कॉफी, तो 20 रुपए की चाय वाला बंदा अगर कैफे में आएगा तो वो फोटो ही खिंचाएगा, क्योंकि उसकी पॉकेट नहीं अलाउ करेगी, तो वो चाहेगा इस एम्बियंस का फुल यूटिलाइज करे। बट मैं उसकी ऑर्डर वैल्यू ही ऐसी रखूं जो 120 130 है, तो ज्यादातर वो कस्टमर अपने आप कट ऑफ हो जाते हैं जो फोटो खिंचाने आते हैं। दे कैन गेट एक्सेस, और उनके पास और ऑप्शंस हैं फिर। बट अब ऐसा एक्सपीरियंस कम होता है। जनरली एरिया वाइज भी जेंट्री होती है, तुम गोमती नगर साइड देखोगे तो इस तरह के कम लोग मिलेंगे, बट हाँ ऐसे आते हैं और ये नॉर्मल है, और अल्टीमेटली प्रमोट ही कर रहे होते हैं। हाँ ये भी बात आपकी है। हाँ, तो क्या ही दिक्कत है। आपके कैफे में दो तरह के कस्टमर आते हैं, एक तो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, दूसरा ये कपल वाले लोग होते हैं, तो इन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? हमारे में कस्टमर इस तरह के आए हैं, जैसे पहले वो कपल रहे हैं, फिर उनकी शादी हुई है तब भी आए हैं, और फिर उनके बच्चे के साथ आए हैं। सच में ये हो रखा है हमारे पास, तो इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट भी है, प्री एंड पोस्ट। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब इस तरह की मेमोरीज अटैच्ड हैं। ये एक तरीके से कम्युनिटी बिल्डअप हो जाता है। मतलब कैफे को एज अ बिजनेस प्लेस समझना थोड़ा टफ हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म उससे जुड़े रहते हो, क्योंकि सारे कस्टमर्स को आप जानते हो, उनके ऑर्डर्स आपको पता होते हैं। और वैसे पूछो कि एज अ पेइंग कैपेसिटी कौन से कस्टमर्स बेटर होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ग्रुप में आया है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बल्क में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो हमारे लिए बेटर रेंट निकालने के लिए तो ग्रुप्स हैं, उससे भी ज़्यादा फैमिली से अच्छा कोई कस्टमर नहीं है। सबसे बेस्ट फैमिली हो जाती है इस सेंस में देखो। अदरवाइज तो कपल भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उनकी रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो मंथली में उनको सरपास कर जाएंगे, क्योंकि वो हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हर कस्टमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है। वैसे आप ऐसे रील तो बनाते हैं अजीब अजीब रिक्वेस्ट पे, किसी ऐसे कस्टमर ने आपको कुछ अजीब रिक्वेस्ट दी हो? एक ने ऐसी कुछ बहुत अजीब नहीं है, वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं तो नहीं, एक ने ये किया था कि अपना ये कैफे का जो म्यूजिक सिस्टम है इसका हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो, इस तरह की रिक्वेस्ट आई थी। तो उसके लिए इतना नॉर्मल था जैसे कि बस हमें दे दो, हम कनेक्ट कर लें। मैंने कहा ऐसे नहीं काम करता है ये चीज। बहुत वियर्ड तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। कोई ऐसा कस्टमर स्टोरी जो आपको अभी भी याद हो कि यार ऐसी है जो बहुत बुरी एक्सपीरियंस याद है, अच्छे तो भूल जाता हूँ कि अच्छे तो रोज होते हैं, बताइए। बुरा कभी कभार होता है। जब हमने कैफे नया नया खोला था तो फर्स्ट ईयर में हमारा एक कस्टमर था, उसकी मतलब 7-8 लोगों की पार्टी थी। हम लोगों उस समय थोड़े से नए ही थे, तो वहाँ गलती होने के चांस ज्यादा थे। अब उन लोगों को जैसे उन्होंने सपोज किया, मतलब किसी भी राय में जब आप नए हो ना, तो आपको नहीं आइडिया कि ये 10 लोग क्या ऑर्डर करेंगे, कितना बड़ी ऑर्डर वैल्यू हो सकती है। सपोज 10 लोग हैं, उन्होंने बोल दिया 14 प्लेट मोमोज कर दो। हमने उस समय नए सेटअप के हिसाब से कंटेनर ही ऐसे रखे थे जिसमें इतने आए ही ना, तो 3 लेयरिंग में हमने लगाए और थोड़ा टाइम लग गया। तो कस्टमर भड़क गया कि आप लोगों को नहीं खोलना चाहिए, आपका अगले साल बंद हो जाएगा ये कैफे। तो हम लोग तो नए हैं ना, तो ऐसी चीजें डिमोटिवेट कर देती हैं बहुत जल्दी। तो वो सेटबैक था। बट आज 6 साल बाद वो कस्टमर अभी लास्ट मंथ ही आए, उनको लगा मैं भूल गया उनको, मतलब तो वो इनकाउंटर बहुत अजीब था। तो बट ये है कि एक बार आप सस्टेन कर जाते हो ना, तो बुरे से बुरा कस्टमर भी एक बार आपको दोबारा मौका देता है, अब वो रेगुलर आते हैं। अभी तक आपके हिसाब से एम्बियंस ज्यादा बिकता है या फिर टेस्ट? दोनों तरीके की चीजें होती है, कुछ लोग जाके घंटों बैठते हैं अपना काम करते हैं, और जो थोड़ा बहुत अपना कॉफी। ये वैसा ही है, लोकेशन, जैसे लोकेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, लोकेशन या टेस्ट, सेम चीज है। एम्बियंस आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप प्रमोट करोगे उसको, तो उससे आप एक बार लाओगे कस्टमर को, बट टेस्ट दोगे तो रिटेंशन आएगी। काफी सारे कस्टमर मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ कैफे इसलिए जाते हैं कि वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, वो दे कैन सिट देयर, दे कैन वॉक, जो भी हो। हाँ ये भी है, जैसे हाँ यही एग्जाम्पल, जैसे 200 रुपए की कॉफी है, वो बंदा 20 रुपए की चाय शायद इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि उसे एम्बियंस चाहिए, शायद वो 200 रुपए की कॉफी के लिए नहीं आया था, वो 2-3 घंटे बैठने आया है। स्टारबक्स नोन फॉर दिस कि वहाँ के लोग बेचता है। जानते जाते हैं और दे कैन सिट आवर्स एंड आवर्स, दे कैन वॉक देयर,
इसीलिए छोटे कियोस्क होते हैं ना, जहाँ पे ऑर्डर वैल्यू बहुत सस्ती होती है। जैसे तुम नोटिस करना, जहाँ 20-30 रुपए की चाय या 50 रुपए में ऑर्डर खत्म, वड़ा पाव चाय या कोई भी ऐसा आइटम जो बहुत सस्ते रखे गए, वहां पे सिटिंग कंफर्टेबल कभी नहीं बनाते। आदमी ज्यादा देर बैठे ही ना, वो खुद चाहते हैं ना बैठे। बंदा 200 रुपए खर्च करे, 30 मिनट में निकले, फिर नया बंदा। मतलब फुटफॉल चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सबको। अब कैफेज में क्या है, प्राइसिंग इसलिए ऐसी डिसाइड होती है कि यहाँ पे 2-3 घंटे बैठेगा ही, तो 200 की कॉफी में वो 15 रुपए का एसी का बिल भी ऐड है एक तरीके से। ओके, ठीक है। आप फूड ब्लॉगर तो नहीं है, फिर भी आप कंटेंट बनाते हैं, शूट करते हैं। आप अपने आप को फूड ब्लॉगर नहीं बोलते हैं, फिर भी आप डिफरेंट डिफरेंट कैफे विजिट करते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं, टेस्ट के बारे में बताते हैं। मैं मतलब मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं, मतलब जो भी व्लॉगिंग करते हैं फूड से रिलेटेड, वो कभी वो एंगल नहीं दिखा पाते हैं, या दिखाना मतलब, अब वही ना, वो उस फील्ड से नहीं है। मैं चाहता था कि एक डिफरेंट एंगल दिखाऊं कस्टमर्स को, जो सिर्फ फूड के टेस्ट से रिलेटेड ना हो। बिहाइंड द सीन एक तरीके से जो जो चीजें जनरली कस्टमर नहीं नोटिस कर पाता है, कि इसने कौन से एसी यूज किए हैं जो कि बेटर रहेंगे। मतलब एक कैफे ओनर का एंगल मैंने उसमें डाला, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है सोशल मीडिया पे अभी भी। ओके, दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर। सो आपके कंटेंट ने आपका बिजनेस ग्रो किया है या बिजनेस ने आपके कंटेंट को ग्रो किया? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन उस समय जब हमने कैफे खोला था, कंटेंट इतना ऊपर आया नहीं था। मतलब कंटेंट से चीजें स्विच नहीं होती थी। आजकल कल तो पर्टिकुलर कंटेंट से ही चीजों को किया जा सकता है कि एक तरीके का वायरल, बट उस समय ऐसा नहीं था। तो हमारा तो जो प्रोडक्ट है, मतलब कैफे है, वो अगर कंटेंट क्रिएशन ना भी होता तो वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा जा रहा है। क्योंकि लेकिन हम कंटेंट में भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि आप हर तरीके से कोशिश करनी जरूरी है ना, वो वाली बात। कभी कोई आप इतने कंटेंट बनाते हैं, तो कोई ऐसा कंटेंट जो आपका बहुत ही वायरल गया हो और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे भी पड़ा हो, कि हो कुछ सेल आई, ग्रोथ आई? कंटेंट वायरल होने से कुछ दिन की अटेंशन मिलना चालू हो जाती है। रिसेंटली कई लोग बोलने लग जाते हैं आपकी वीडियो देखी, ये देखा, कस्टमर्स विजिट भी बढ़ता है, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता। वो होता है अगले 10-12 दिन तक। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। रील वायरल होना मतलब अच्छी बात है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी हो जाना वो बहुत डेंजरस है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस चलेगा वर्ड ऑफ माउथ से ही फाइनली। सो लेट्स से किसी बिजनेस के पास 5,000 का मार्केटिंग बजट है, दिस काइंड ऑफ बिजनेस जो भी है, कैफे, ठीक है, तो वो उसको कैसे स्पेंड करे, कहाँ? 2000 तो कैफे डिस्काउंट्स में लगा दे, 2 इंस्टाग्राम रील्स एंड कोलैबोरेशन में, 1000 में एड्स कर सकता है, 5000 में इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि इस समय 5000 एक फूड ब्लॉगर मांग लेता है। आप फूड ब्लॉगर को पे करते हो? नहीं, मैंने फूड ब्लॉगर्स जब कैफे खोला था तब मैंने फूड ब्लॉगर्स मीट कराया था, उसके बाद कभी नहीं कराया। ओके, सो दे डिमांड कि कुछ फ्री खिला दो, कुछ ऐसा कर दो? देखो, मैं तो ओके हूँ हमेशा, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा ब्लॉगर है जिसके 1 लाख फॉलोअर्स है, वो अगर वो मान के चलो उसका जो कंटेंट है वो पूरे लखनऊ में सर्व हो रहा है, तो वृंदावन के शायद 200 ही कस्टमर तक पहुंचेगा, ये पूरे लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट होना है। बट कोई लोकल है, पड़ोसी है मेरा, जो लोकली रील्स बनाता है, और उसके सिर्फ 1500 ही फॉलोअर्स हैं सपोज, तो मैं उसको फ्री फूड दे के रील बनवाना बेटर समझूंगा, क्योंकि लोकली 25 लोगों को दे कैन रीच मोर। हाँ, मुझे वही चाहिए, वो दे रहा है मुझे, तो वो बेटर है। और ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो फूड टेस्ट करके कट एडिट सब कुछ करना, उनमें मेहनत है यार, मतलब ठीक ठाक मेहनत का काम है ये। हाँ, तो मैं खुद बनाता हूँ तो पता है ना। आपके पास कभी मतलब ऐसे होते हैं कि पेड रिव्यूज डलवाने के, या फिर कोई कस्टमर आया कुछ बिना मतलब के, कोई जो आपके यहाँ विजिट भी नहीं किया, फालतू के रिव्यूज दे के चला गया, कुछ ऐसा? नेगेटिव रिव्यूज नहीं, अभी तक ऐसा इनकाउंटर हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सुना है ये हो जाता है कई बार, मतलब आउट ऑफ ईगो या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ इस चक्कर में, तो मैंने सुना है। बट हम लोग रिव्यूज को तो बहुत कंसीडर करते हैं, तो कस्टमर से हम बोलते हैं कि रिव्यू करें, ये नहीं कि 5 स्टार दो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बट रिव्यू करो एटलीस्ट। डू यू थिंक कि अगर आपका सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए, तो आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग है आपके कैफे का कि हाँ, ये तो है, ये कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा, ये सरवाइव कर जाएगा आराम से, और बेटर ही होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम से बंदा जब जाता है वो 10 कैफे सेव करता है। जब पुराने कैफेज होंगे ना, तो वर्ड ऑफ माउथ से मुझे तो लगता है टेंशन और बढ़ जाएगी, जो पुराने ओजीज हैं वहीं आएंगे लोग। ठीक है, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज क्या था, कॉलेज से लेके
और कैफे से लेके अभी तक का? कैफे के जस्ट जैसे हम लोगों ने कैफे खोला था तो कैफे 2019 में ओपन हुआ था, तो उस इससे पहले के टफ फेज में भूल गया इसमें आते ही, ओके। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। बट जब 6 महीने हुए थे उसके बाद फर्स्ट कोविड आ गया था, और सपोज करो 1 लाख रुपए रेंट है आपकी स्पेस का, और 6 महीने बाद ही आपका कोविड आ जाता है, कोई अजीब ही चीज आ जाती है, बोलते हैं अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, और कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके तो लग गई ना मतलब। तो हम लोग पहले तो लगा कि ये बस ऐसे ही है, 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते 4 महीने चला गया था। तब हमें लगा कि ये तो भाई लंका लगने वाली है, तो बंद हो जाएगा। बट उस समय फिर नॉर्मलाइज हुआ, फिर सेकंड कोविड वेव आ गई। तो सेकंड कोविड वेव में क्या हुआ था, ऑनलाइन आउटलेट्स ओपन हो गए थे, बट उससे पहले का जो फेज था वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, मतलब वो मैं समझा नहीं सकता, बट वो इतना टफ था कि उससे ये पता चल गया कि अब कुछ भी हो जाए अब दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उसने इतना स्ट्रांग बनाया उस फेज में कि ये सरवाइव कर लिया। हाँ, तो ये कर लिया तो अब तो सब हवा पानी है। सेकंड वेव बताऊं, सेकंड वेव के बाद क्या हुआ ना, जोमेटो स्विगी जब ऑन हुआ तो स्टाफ्स तो ऑलरेडी जा चुके थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, सब लोग घर भेज दिए थे। सेकंड वेव में मैंने वापस, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों लोगों ने मिलके ही किचन ऑपरेट की और काउंटर ऑपरेट किया और ऑनलाइन रन किया, तो हम रेंट निकालने की उस पर आ गए, स्पेस पे आ गए, तो इसलिए वो सर्वाइवल वहां पे तो ओके रह गया। तीसरी चीज, हमारे लैंड जो ओनर है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमारा 3 महीने का जो भी कोविड के टाइम पे बंद रहा वो रेंटल माफ किया, जो कि जनरली मैं सुन रहा था अड़ोसी पड़ोसी में कहीं नहीं हो रहा है। तो कोऑर्डिनेटेड हेल्प से हम बच गए, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा ना कि अपने ही दम पे हो गया, सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि भगवान तो है नहीं हम बचा ले जाएंगे। तो इसलिए बिजनेसेस जो बचे हैं वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड हेल्प से बचे हैं, वरना उस समय इतने बिजनेसेस बंद हुए थे, बहुत बुरा समय था वो, तो वो यादगार है वो। सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक यही कोविड में ही था या फिर कुछ और भी? नहीं, उसके बाद एक आउटलेट हमने खोला था, वो बंद करना पड़ा। कहाँ पे? ये था इधर मटियाई। ओके। ये बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि वही ना, डिसीजन मेकिंग थोड़ी पुअर हो गई, उससे भी बहुत चीज सीखने को मिली। अभी जैसे हमारे 3 आउटलेट हैं, वहां पे सबसे पुअर डिसीजन मेकिंग ये थी कि वहां पे हम लोगों ने एरिया को बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं किया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एरिया रिसर्च नहीं किया था, अड़ोसी पड़ोसी का इन्वायरमेंट, इसीलिए ना लोकेशन भी मैटर बहुत करती है। आप सिर्फ टेस्ट से रन कर लोगे तो गुमटी ऑलरेडी था, लोगों को आना चाहिए, बट अल्टीमेटली विजिबिलिटी नहीं है, लोकेशन नहीं सही है, तो भी आपका बिजनेस सफर कर जाएगा। ऊपर से दूसरी चीज, वहां पे रेंटल बहुत ज्यादा था, जैसे होता नहीं है, हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई यहाँ पे 10 लाख सेल होगी तो 1 लाख रेंट हो, वहां पे 3 लाख रेंट था, तो वहां मुझे 30 लाख सेल लानी पड़ेगी, वो 30 लाख सेल लाना इनिशियली बहुत टफ है, तो वो थोड़ा सा सेटबैक था। फाइनेंशियल सेटबैक वही था, क्योंकि उसमें लगभग 10 लाख रुपए बर्बाद हो गए। किसी ऐसी चीज ने जो आपको टूटने नहीं दिया इन सब फेजेस में, जो मजबूत बनाए रखता है ऑल द टाइम? फैमिली सपोर्ट ही है मेन तो। ओके। वाइफ, फैमिली और मेरी बहन, ये लोगों ने साथ में लगे हुए। दोस्त लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव हैं, मैं दोस्तों से भी हेल्प लेने में कभी पीछे नहीं हटा, और कभी दोस्तों ने भी मना नहीं किया किसी भी चीज। कुछ रिग्रेट? रिग्रेट तो मतलब लाइफ वाइज या कैफे वाइज? लाइफ वाइज जो भी आप बताना चाहो, कैफे वाइज। और जल्दी स्टार्ट कर सकते थे। ओके। शादी जल्दी कर लेनी चाहिए थी। ओके। ये लगता है, और जल्दी कर लेते तो बेटर रहता है। कब किया था आपने, और आपको कब लगता है कि कर लेनी? मुझे 25 साल में कर लेनी चाहिए थी, मैंने 30 में की थी। 30 भी ठीक है, बट 25 बेटर है। ये आप अपने लिए बोल रहे हो कि सबके लिए बोल रहे हो कि नहीं, जो? मैं अपने लिए पर्सनली बोल रहा हूँ भाई, सबके लिए नहीं बोल रहा। सबके लिए क्या बोलना गाली नहीं खानी चाहोगे? लोगों से मुझे। आप मतलब किसी को एडवाइस देना चाहोगे तो क्या देना चाहोगे कि मतलब हाँ बस शादी 25 में कर लो, या फिर शादी से रिलेटेड? 25-27 बेस्ट एज है। अगर मतलब गर्लफ्रेंड जल्दी बन गई है और लग रहा है यही है, तो फिर तो कर ही लो, फिर क्या मतलब खींचने का, फर्जी में इधर उधर ढूंढना पड़ता है जगह। मतलब लेट्स से कि आपको यंग जो पॉपुलेशन है, यूथ है, क्राउड है, पूरा सुन रहा है, तो उसके लिए 60 सेकंड का कुछ मैसेज हो जो आप अपने तरफ से देना चाहते हो, क्या रहेगा वो? सोशल मीडिया पे कम इंगेज रहो, थोड़ा सा पर्सनलाइज हो लोगों से। कम्युनिटी बिल्डअप ऐसे ही काम करती है। मैं आजकल देखता हूँ कि 6 के 6 बच्चे बैठे हैं और 6 के 6 फोन चला रहे हैं। मैं बगल में बैठ के तुम्हारी रील देख रहा हूँ, तुम मेरी देख रहे हो, हम आपस में बात नहीं कर रहे। ये वाला मुझे थोड़ा सा लगता है, मतलब ये गलत नहीं है,
मतलब अल्टीमेटली अब फ्यूचर तो यही है, बट ये थोड़ा सा इससे ह्यूमन कनेक्शन थोड़े वीक हो गए हैं। एक एम्पैथी होती है ना लोगों में एक दूसरे के प्रति, वो थोड़ी वीक हो जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, वो बढ़ सकती है अगर थोड़ा सा ये कम हो जाए तो। ठीक है। मैं खुद भी लगा देता हूँ ऐसे, बट अब सलाह देनी है इसलिए दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस एपिसोड टिल द एंड। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच।